अ वेरी वॉम वेलकम टू एवरीबडी। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कविता जो कि बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत ही एंथुजियास्टिक कविता। अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और कल हमने चैप्टर नंबर 2 सुनामी को पढ़ा था और आज हम एक कविता जो कि चैप्टर के अंदर आपको दी गई है, बेटी एट द पार्टी। बेटी जो कि एक छोटी सी लड़की है और पार्टी में उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके बारे में एक छोटी सी कविता ये लिखी गई है। और उसका जो राइटर है वो अननोन राइटर है। अब बेटी के साथ पार्टी में क्या होता है, लेट अस फाइंड आउट इन द पोएम। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ह्यूमरस पोएम दैट वी वुड लाइक टू रीड। When I was at the party, said Betty, aged just 4, a little girl fell off her chair right down upon the floor, and all the other little girls began to laugh, but me, I didn't laugh a single bit, said Betty seriously. जब मैं पार्टी में थी, जस्ट 4 साल की थी, तो एक छोटी सी जो बच्ची थी, जब मैं पार्टी में थी, बेटी ने कहा, तो एक 4 साल की बच्ची, एक छोटी सी बच्ची अपनी चेयर से सीधा फ्लोर पर गिर पड़ी। सभी बाकी लड़कियां हंस रही थी, यानी कि उन्होंने हंसना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे छोड़कर। मैं हंसी नहीं, थोड़ा सा भी, बेटी ने सीरियसली कहा। वाई नॉट, हर मदर आस्क्ड हर, फुल ऑफ डिलाइट टू फाइंड दैट बेटी ब्लेस अ लिटिल हार्ट हैड बीन सो स्वीटली काइंड। उसकी मदर ने पूछा कि तुम क्यों नहीं ऐसी। अब जो फुल ऑफ डिलाइट थी, जो बेटी थी, वो अन्न से भरी हुई थी और उसने मतलब उसका जो मन था बहुत स्वीट था, बहुत काइंड था। तो उसकी मदर ने दोबारा पूछा, वाई डिडंट यू लाफ माई डार्लिंग, और डोंट यू लाइक टू टेल। आई डिडंट लाफ, सेड बेटी, बिकॉज इट वॉज आई दैट फेल। तुम क्यों नहीं ऐसी बेटा, क्या तुम्हें तुम मुझे बताओगे नहीं। मैं हंसी नहीं, सैड बेटी, बेटे ने कहा, क्योंकि वो जो गिरने वाली लड़की थी वो मैं थी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर नेक्स्ट पोएम, द ज्योग्राफी लेसन। दिस पोएम इज ऑल अबाउट द ज्योग्राफिकल स्टेट ऑफ द अर्थ and the opinion of the writer. He said, as you can see on the screen, there is a paragraph about the poem. Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground, neatly planned and perfect in proportion like a geometric design? It would strike you as something very different from what is actually is while you are in the thick of it. यानी कि यदि आपको 10,000 फीट की ऊंचाई से अपने शहर को देखना पड़े या आप देखें तो आपको कैसा लगेगा, उसकी जो बनावट है और उसके अंदर जो लोग बसे हुए हैं, कैसा वो मंजर होगा। तो पोइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो अपनी सिटी के बारे में वो कुछ ऐसा ही है कि उसके दिमाग में उसको देख करके कुछ क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं, लेट अस फाइंड आउट इन द पोएम। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing it scaled 6 inches to the mile. राइटर कहता है कि जब जेट ऊपर हवा में उड़ा तो ये बात क्लियर हो गई कि जो सिटी थी वो इस तरह से क्यों डेवलप हुई थी जैसे वो थी। और इसको 6 इंच जो एक मील ऊपर जाने के बाद 6 इंच के डिस्टेंस से देखने के बाद मुझे इस चीज़ का पता चल गया। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without style when the jet sprang into the sky. अब आवश्यक रूप से ये चीज़ उस ग्राउंड के बारे में दिखाई दी जो कि हैपहैजर्ड दिखता था, अनप्लान दिखता था, बिना किसी स्टाइल के दिखता था जब जेट ऊपर आसमान में गया। When the jet reached 10,000 feet, it was clear why the country had cities where the rivers ran and why the valleys were populated. अब जब जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो ये बात क्लियर हो गई कि जो कंट्री थी उनमें सिटीज़ क्यों थी, कहाँ रिवर थी और कहाँ रिवर बह कर के जाती थी, और वैलीज जो थी वो पॉपुलेटेड क्यों थी। The logic of geography that land and water attracted man was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet. 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ये चीज़ क्लियरली पता लग जाती है कि इसके अंदर जोग्राफी का लॉजिक था कि जो लैंड और वाटर है वो हमेशा से इंसान को अट्रैक्ट करता है। When the jet rose 6 miles high, अब जब 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचकर अब जो जेट था
वो और 6 मील ऊपर चला गया। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड। अब ये चीज़ क्लियर हो गई उतना ऊपर जाने के बाद कि जो अर्थ है वो राउंड है और उसके पास जितना ज़्यादा सागर है उससे ज़्यादा लैंड है, सॉरी लैंड से ज़्यादा सागर है। But it was difficult to understand that the men on the earth found causes to hate each other, to build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why. अब वहाँ पहुँचने के बाद जो शहर की जो स्ट्रक्चर जो सिमेट्री है उसको राइटर देखता है और कहता है कि लेकिन ये डिफ़िकल्ट है अंडरस्टैंड है कि अर्थ जो है इतनी ऊंचाई से ये सब दिखता है कि नदियाँ कहाँ बह कर के जा रही हैं, सिटीज़ कैसे बनी हुई है और ये ये जो पॉपुलेशन है ये क्यों है। लेकिन राइटर कहता है कि एक चीज़ का अभी तक पता नहीं चल पाया है इतनी ऊंचाई से जाने के बाद कि इंसान एक दूसरे से नफ़रत क्यों करते हैं और उन्होंने सिटीज़ के अराउंड जो वॉल्स हैं जो बैरियर्स हैं वो क्यों बनाए हुए हैं और वो किलिंग क्यों करता है। यानी कि कविता के जो पहले स्टैंजास थे आपने उनमें देखा कि कवि इस बात को देखता है कि जो ब्यूटीफुल जो डेवलपमेंट है सिटी का कंट्री का वो वहाँ से ऊपर से उसको देखता है कि किस तरीके से एक नेचुरल जो एनवायरनमेंट है वो डेवलप हो रहा है। लेकिन राइटर ये सोचता है कि इतने ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में इतने ब्यूटीफुल नेचुरल एटमॉस्फेयर में जो इंसान है उसने ये जो दीवारें वॉल्स आर द सिंबल ऑफ द सेपरेशन। दीवारें वो सेपरेशन का प्रतीक होती है। यानी कि अगर जैसे एक हिंदी का आपने अंदर एक फ्रेज़ पढ़ा होगा या एक आम बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने हिंदी में सुना होगा कि दो लोगों के बीच में रिश्तों में दीवार आ चुकी है, दरार आ चुकी है। सो दीज क्रैक्स इन द वॉल्स आर द सिंबल्स ऑफ द सेपरेशन कि वो these walls and these cracks are the symbols of separation। तो राइटर ही कहता है कि इतनी ऊंचाई से जाने के बाद बाकी चीज़ों को आप देख सकते हैं लेकिन इंसान के बीच दूरी क्यों है और एक इंसान दूसरे इंसान से नफरत क्यों करता है, ये चीज़ शायद इतनी ऊंचाई से दिखाई नहीं देती। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। नाउ मूव टू द कॉम्प्रिहेंशंस। The first is find 3 or 4 phrases in stanzas 1 and 2 which are likely to occur in a geography lessons. And this was all for now, and I'll be meeting with you in our next video with the new chapter. Till then, thank you very much.